हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, जिस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी अपने बर्थ के कुछ टाइम के बाद जब वो अपने अगल बगल जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनको वॉच करता है, उनको देखता है, देखने के बाद उन्हें समझता है और फिर अपने आइज़ के ऊपर, अपने फिंगर्स के ऊपर, मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे जैसे वो समझता है, जैसे जैसे उसकी इम्पोर्टेंस को वो समझता है, वो उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। और लास्ट मीन्स जैसे उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो बॉडी पार्ट्स उसके पास है उनके क्या फंक्शंस हैं, फिर वो एक दिन अपने पैरों पे उठ के खड़ा होता है और चलने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। सो दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो समय जबकि वो अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सीखता है, मीन्स जो चीज़ें वो देख रहा है, जिसे वो समझ रहा है, कैसे उसका हमें यूज़ करना है। ठीक वैसे ही मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अकाउंटेंसी, इस सब्जेक्ट में क्लास 11th में अब तक जो भी चीज़ें आपने सीखा, जो भी चीज़ें आपने जाना, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारे टर्म्स, वो सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और इन सारे नॉलेज के ऊपर बेस्ड होकर के आज आप अपना पहला कदम लेने जा रहे हो, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये सीखने वाले हो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ नोन एज जनरल। तो गाइज़, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप लोगों को कि आज आप अपने इस स्ट्रीम में, अपने इस सब्जेक्ट में जो पहला स्टेप है वो लेने जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नॉलेज के बेस पे, अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे न सिर्फ अपने पैरों पे खड़े होगे, न सिर्फ आप एक स्टेप लोगे, बल्कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे एथलीट्स की तरह जितने भी टफ से टफ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में आपके सामने आएंगे, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी इजली विद योर कॉन्फिडेंस एंड विद योर नॉलेज एंड द कॉन्सेप्ट। तो गाइज़, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड है जनरल के ऊपर। सो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जनरल, द डेफिनेशन ऑफ जनरल, first of all we have to discuss some point, then after we have to come on here. ओके, तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। गाइज, इफ एनीवन आस्क्स टू यू कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्मदिन क्या है, सो सिंपली आप सभी बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ को बता पाते हो, क्योंकि ये आपको मेमोराइज्ड है, रिमेंबर है, यू हैव टू नो वेरी वेल। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि आपके पेरेंट्स का बर्थ ऑफ डेट क्या है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ क्या है, देन क्या उतनी ही ईजी वे में आप उसे भी बता सकते हो? मे बी आपको मेमोराइज्ड ना हो। अगर मैं ये पूछूं कि आपके साथ पढ़ने वाले आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कैन यू हैव टू नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स? मे बी द चांसेस कि आपका आंसर यही होगा कि सर ये कुछ ज़्यादा हो गया, पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स इस एक एग्ज़ाम्पल से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डे टू डे हमारे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को मेमोराइज करके अपने ब्रेन में रख पाना इम्पॉसिबल है। सो गाइज, हियर अ नीड फॉर रिकॉर्डिंग, इसीलिए ह्यूमन बींग्स के लाइफ में रिकॉर्डिंग की नीड्स या उसकी ज़रूरत महसूस किया गया। आइए देखते हैं कि अ ह्यूमन परफॉर्म एक्टिविटी
A human perform activity to fulfill their needs and requirement. हर इंसान अपने नीड्स और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करता है. सो द एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म बाय द ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इज़ नोन एज द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? ह्यूमंस की जितनी भी नीड्स है और रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होती है? तो ह्यूमन के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को बेटर वे में कैटेगराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं. वन इज द फाइनेंशियल, और you also say that the economical, and the second one is the non-financial, and you also known as the non-economic activities. Financial activities means वो एक्टिविटी, मीन्स इन एक्टिविटीज़ का वो पार्ट जिसका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना हो, जिसका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना हो. मैं यहाँ बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा. तो सपोज दैट कि एक ह्यूमन अपने लाइफ में अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? बेटर वे में समझने के लिए ह्यूमंस के सारे एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है. वन इज़ द फाइनेंशियल and second one is the non-financial. Financial activity means those activity which aim to earn money. अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें फ़ीस पे करना पड़ेगा. फ़ीस मीन्स मनी के फॉर्म में हम पेड कर पाते हैं. अगर हमें यूनिफॉर्म्स चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, देन वी हैव टू परचेज विद द हेल्प ऑफ द मनी. सो दैट मीन्स हमारे बहुत से ऐसे नीड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें मनी की नीड्स होती है. तो वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन इस पर्पज़ से परफॉर्म करता है कि जिससे उसे मनी अर्न हो, दैट इज़ नोन एज द फाइनेंशियल और द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़. लेकिन बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो ह्यूमंस सिर्फ अपने इमोशनल या वी हैव टू आल्सो से दैट इज़ द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है. मीन्स उस एक्टिविटीज़ को करने से उसे कोई मनी की नीड्स नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज दैट व्हेन वी हैव टू गो टू द टेम्पल, हम जब टेम्पल जाते हैं तो वहाँ हम पैसा अर्न करने नहीं जाते हैं. हम किसी एक पुअर पीपल की जब हेल्प करते हैं या किसी एक नीडी पीपल का हम हेल्प कर देते हैं, पैसे अर्न करने मीन्स मनी के पर्पज़ से हम नहीं करते हैं. जब हम अपने देश के लिए उसके ऑनर में उठ खड़े होते हैं, हम अपने देश के लिए लड़ मरते हैं, तो वो हम पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते हैं. सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी वी हैव टू परफॉर्म ओनली फॉर आवर साइकोलॉजिकल और द मेंटल सेटिस्फैक्शन. सो सच काइंड ऑफ द एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म्ड हियर, देयर एम इज़ नॉट अर्न मनी, इज कैटेगराइज्ड इनटू द नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. We have to take an example here. Suppose that as a teacher, when I am teach you, then I am got the salary. So it means this activity will perform for earning money. So these activities came in the category of the financial activity. And at the same time, when I am teach my daughter at my home, so can the aim of this activity is to earn the money? No, it is only for my satisfaction कि I am teach my daughter that she just become the good child in their life and they just achieve the goal. So this is the non-financial type of the activities. एक मदर अगर अपने घर पे अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुक करती हैं, दिस इज़ द नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि उनका एम मनी जनरेट करने के लिए नहीं होता है. बट अगर वो कहीं पे सर्विस करे और यही एक्टिविटी वो परफॉर्म करे फॉर अर्निंग द मनी, सो दैट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी टू फाइनेंशियल एक्टिविटी. एक नर्स जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स को
अगर सर्विस रेंडर कर रही है मीन्स उनकी सेवा कर रही है, तो ये नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि वो नर्स मनी अर्न करने के पर्पज़ से ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में यही काम करती है, दैट मीन्स सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, सो द रीज़न इज़ देयर टू अर्न द मनी और इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी टू द फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो गाइज, इस तरीके से लाखों एग्जांपल्स हैं जिससे कि हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटीज़ को जो कि ह्यूमन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स फाइनेंशियल एक्टिविटी है या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ह्यूमन टू अर्न मनी, दैट इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मनी अर्न करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सारे एक्टिविटीज़ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 सब हेड्स में। वन इज़ द एम्प्लॉय मीन्स द एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज़ द प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज़ द बिजनेस। मीन्स ऐसा माना जाता है कि कोई भी ह्यूमन मनी अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, वो एक्टिविटीज़ इन 3 सब हेड में से किसी एक हेड को ही बिलोंग करता है। वन इज़ द एम्प्लॉयमेंट मीन्स हियर द 2 person is the involved in a contract or the agreement. One is the employer and second one is the employee. Means एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा पर्सन उस प्रोवाइड किए गए सर्विस के अगेंस्ट कुछ अमाउंट उसे पेड करता है। दिस रिलेशन इज़ नोन एज द एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है और इट इज़ नोन एज द एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके की कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे, दैट मीन्स आपने अगर रियलाइज़ किया, सो दैट टाइप ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी केम इन द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज़ हियर दैट इज़ द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए जो सबसे बेसिक नीड्स होती है वो होता है एक हाईली क्वालिफाइड डिग्री के लिए, एक ऑथेंटिक उनके पास लाइसेंस के लिए, जैसे ए डॉक्टर, ए सीए, इंजीनियर, ये सारे लोगों के लिए हाईली क्वालिफाइड, दैट मीन्स एक एलिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। देन आफ्टर दे जस्ट रेंडर देयर सर्विसेज एज लाइक अ प्रोफेशनल्स। एंड द थर्ड वन that is the business, and you have to know very well about the business, I hope so. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्लास अकाउंटेंसी की है, बिजनेस स्टडी की नहीं, इसलिए हम इसमें डिटेलिंग नहीं करेंगे। मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको यही समझाना था कि मैं आपको यहाँ तक लेके आ सकूँ, जिससे कि मैं आपको अपने एग्जाम्पल से रिलेट कर सकूँ, जो कि बेस्ड था डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। आपका डेट ऑफ बर्थ इजली यू हैव टू नो, आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, समथिंग इज़ कन्फ्यूज़न हियर, आपके सारे फ्रेंड्स का डेट ऑफ बर्थ, नॉट पॉसिबल। सो जस्ट लाइक दैट द सेम थिंग इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल हियर। द वर्ड ऑलवेज वी हैव टू यूज़ दैट इज़ द अकाउंटिंग, दैट इज़ अकाउंटिंग। सो डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपली वी हैव टू से दैट कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस, जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो, रिलेटेड टू बिजनेस हो और मेजरेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज़ नोन एज अकाउंटिंग। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्यों बोलते हैं, वाई वी हैव टू गो फॉर रिकॉर्डिंग, because it can't possible कि a human memorized all the facts in the memory। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन अपने लॉन्ग लाइफ में होने वाले एक्टिविटीज़ को अपने मेमोरी में मेमोराइज्ड करके रख सके। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, उससे प्रूफ होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप जब अपने स्कूल्स में आते हो, अपने लेक्चर्स अटेंड करते हो और आपके टीचर्स आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसमें से वो पॉइंट्स
जो कि आपको लगता है कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, देन इमीडिएटली यू हैव टू राइट डाउन। क्यों? क्योंकि वो हमारे मेमोराइज से अगर लॉस्ट हो गया, हमारे मेमोरी से डिलीट हो गया और उस चीज़ को हम रिकॉल नहीं कर पाए, रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं होंगे या हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करने के लिए हम लोग उसे एक नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम उस नोट्स के थ्रू रिवाइज करते रहें। सो द सेम थिंग इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल हियर इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। डे टू डे लॉट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विल बी गोइंग ऑन। जिस आर्टिकल में हम डील करते हैं उन आर्टिकल्स को मीन्स उन गुड्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे परचेज़ किया जाएगा, सेल किया जाएगा। परचेज़ होने पे कुछ चांसेस होंगे ड्यू टू एनी रीज़न द सम पार्ट ऑफ द परचेज विल बी रिटर्न। सेल किए हुए गुड्स में से भी चांसेस है कि कुछ रिटर्न हो जाए। कुछ परचेज और सेल कैश बेसिस पे होंगे, कुछ परचेज और सेल हमारे क्रेडिट बेसिस पे होंगे। क्रेडिट बेसिस पे होंगे तो उनसे अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या वो कब रिपीट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अगर हमने कैश बेसिस की जगह पर क्रेडिट बेसिस पे सेल किया हुआ है या परचेज किया हुआ है, तो हमें क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पेड करना है, कब पेड करना है। सो दे आर द लॉट ऑफ द डेटा हियर रिलेटेड टू द बिजनेस। दे आर नॉट पॉसिबल कि वी आर मेमोराइज्ड इन आवर मेमोरी। एंड वन सेकेंड थिंग इज़ हियर ऑल्सो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, द कंपैरिजन। जब आप स्टडी करते हो, अगर उस क्लास में आप एक सिंगल स्टूडेंट हो, देन हाउ कैन इट विल बी प्रूव दैट यू आर द गुड और यू आर नॉट गुड। आप अच्छे हो या आप अच्छे नहीं हो, ये कैसे प्रूफ होता है? व्हेन वी हैव टू कंपेयर योर रिजल्ट विद एनी अदर। अगर आपके रिज़ल्ट को किसी दूसरे स्टूडेंट के रिज़ल्ट से कंपेयर करें, तभी तो ये रियलाइज़ होता है कि नहीं आप अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि सेम टाइम, सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिलेबस के साथ एक दूसरा बच्चा आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप अच्छे हो क्योंकि सेम टाइम में आपने दूसरों से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स किया है। सो दैट मीन्स कि जो हमारा बिजनेस है, इट इज़ द गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मीन्स ईयर टू ईयर ये चलता ही रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होता है। तो जिस ईयर में हमने बिजनेस किया, उसके नेक्स्ट ईयर में जब हम बिजनेस करते हैं, तो एंड में हम ये कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर हमने जो काम किया, दैट मीन्स जो हमारी एक्टिविटीज़ थी बिजनेस में, उससे आज बेटर पोजीशन में है या नहीं है। जो लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट अर्न किया, क्या आज भी हम उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या उससे बेटर कर रहे हैं? तो दैट मीन्स कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो हमेशा अपने पास से अपने आप को कंपेयर करता रहता है, जिससे कि वो अपने वीकनेस को सॉर्ट आउट करता रहे, एलिमिनेट करता रहे और अपने स्ट्रेंथेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट तक जा सके। सो दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वी हैव टू memorize all the things when it will be required, we have to use it, and also it facilitate that कि we have to compare our performance with the other or with the past। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसीलिए की जाती हैं जिससे कि हम अपने परफॉर्मेंस के ऊपर या अपने बिजनेस में होने वाले सारे इवेंट्स जिसे कि हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, उस पर एक अच्छा ग्रिप कर सकें और अपने आप को बेहतर बना सके। सो गाइस, इन सारे एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो कि फाइनेंशियल नेचर का हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसमें मनी को मेज़र किया जा सकता हो, इसी को जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल बुक नहीं, एक सीरीज़ होती है, उनको प्रोसेस करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो फर्स्ट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, मीन्स इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे या जब हम फर्स्ट टाइम इसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी प्लेस को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो आई होप सो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट
अब आइए चलते हैं नोट्स पे, जिससे कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँ। सो द टॉपिक इज योर जनरल. So before explaining the meaning of general and definition of general, first of all you have to came here in the note section. Look at here. Note the word journal has been derived from the French word jour. ये जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं जर्नल, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रेंच वर्ड jour. दैट मीन्स डेली रिकॉर्ड. डेली रिकॉर्ड. बहुत से पीपल्स डे टू डे जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो एक डायरी में रिकॉर्ड करते रहते हैं. जब भी वो वेकअप सो के उठते हैं टिल द लेट नाइट, मीन्स जब भी वो सोने जाते हैं. सो दैट मीन्स द वर्ड जनरल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर मीनिंग रिकॉर्ड. बिजनेस में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं. डे टू डे जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उन्हें हम एक बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज़ द नोन एज जनरल. मीन्स वो बुक जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट बुक इज़ नोन एज द जनरल. The word journal has been derived from the French word jour, which means a day. Thus, journal means a book which records all monetary transactions of a business on daily basis. I hope so कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किसी भी एक बिजनेस में डेली बेसिस पे होने वाले मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज नोन एज द जर्नल. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल on the basis of rules of double entry system is called as journalizing. देखिए बहुत बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरल और जनरलाइजिंग में. जनरल मीन्स वो बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जनरलाइजिंग मीन्स वो प्रोसेस, मीन्स वो सारे सीरीज ऑफ एक्शंस जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट इफ एनीवन टोल्ड टू यू टू मेक ए कप ऑफ टी. अगर आपसे बोला जाए कि एक कप चाय बना दीजिए, सो द फाइनल आउटपुट ए कप ऑफ टी दैट यू हैव टू प्रिपेयर्ड, दिस इज द जनरल. मतलब वो जो आपने बनाया, जो एक कप चाय की बात हो रही है, वो हमारा जनरल. लेकिन कैसे आपने बनाया? फर्स्टली यू हैव टू ऑन द गैस, यू हैव पुट द पॉट, टेक द वाटर, ऐड द मिल्क, sugar, tea leaf, then you have to heat and boil it. So this action is known as the processing. Just like that, this is the process. How can you have to record the transaction in the book? That is known as generalizing. ये सारे स्टेप्स जो आप करते हो, that is known as the generalizing. और यहाँ पे स्टेप क्या करते हैं? So that is basis of rules of double entry system. Double entry means किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होंगे. एक जो होगा डेबिट और सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट. सपोज दैट व्हेन आई एम परचेज दिस मार्कर, तो मार्कर मैं परचेज तभी कर सकता हूँ जब कोई मार्कर सेल करना होगा. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं. वन इज़ द डेटर सेलर एंड वन इज़ द परचेज़र. अब एज ए परचेज़र मार्कर मैं रिसीव कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम कैश मैं पेड कर रहा हूँ. सो दैट मीन्स कि परचेज़र के एंड पॉइंट से भी ये डबल एंट्री है. डबल एंट्री मीन्स एक आइटम मैं रिसीव कर रहा हूँ और एक आइटम मैं गिव कर रहा हूँ. सेम थिंग इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द सेलर. वो भी एक आइटम सेल कर रहे हैं और दूसरा आइटम रिसीव कर रहे हैं. सो दैट मीन्स
कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल में जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करना पड़ता है. इट नॉट मीन्स कि सिंपली वी हैव टू रिकॉर्ड एनीथिंग एनी प्लेस. ओके, सो the process of recording transactions in the general on the basis of rules of double entry system is called a generalizing. So now after that come on the point. This is the first one, meaning of general. General is a book of prime entry. Prime means first stage. Just like that, जब आप लोगों ने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया होगा तो डायरेक्ट क्लास 11th या 12th से नहीं किया होगा, मे बी नर्सरी से किया होगा या LKG से किया होगा. सो ऑन दैट टाइम व्हेन यू हैव टू टेक द एडमिशन इन द स्कूल फर्स्ट टाइम इन द क्लास नर्सरी और इन द क्लास LKG, सो रिमेंबर इट व्हाट यू हैव टू से, इट इज़ द प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन. क्यों? बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग पॉइंट. फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी. So just like that in accounting, the process of recording we have to start from the general. So look at here, general is a book of prime entry or a book of original entry. ये वो books of account है मीन्स जहाँ पे कि सबसे पहली बार हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को जो कि फाइनेंशियल इन नेचर का हो और मनी के फॉर्म में मेजरेबल हो रिकॉर्ड करते हैं. General is a book of prime entry or a book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order. Chronological order means in the order or sequence they are treated. Means suppose that if कोई एक ट्रांजेक्शन्स होता है बिजनेस में 1st of Jan को, सेकेंड ट्रांजेक्शन 3rd of Jan को, so which one you have to record it first? So you have to record the transaction in their order. पहले जो हमारा डेट था 1st था तो पहले उस डेट के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे. देन 3rd डेट था, उस डेट पे जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मीन्स एक क्रमबद्ध पैटर्न पे, रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज in the order or sequence they are entered. The book in which transactions are recorded first time is known as general or book of original entry. Means वो book जिसमें कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर का हो, मनी के फॉर्म में मेज़र किया जा सकता हो, रिकॉर्ड किया जाता है. दैट बुक इज़ नोन एज जनरल और बुक ऑफ ओरिजिनल entry. So this is the meaning of the word journal, and I hope so you have to know about here that the word journal is came from the French word jour, that means a diary or a day where we have to record our day to day business transaction that is financial in nature. So next point is here after meaning, this is the definition of general. So according to M.J. Keller, a journal is a chronological order of financial transaction of a business. बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक क्रमबद्ध तरीके से एक बुक में रिकॉर्ड करने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज द जनरल. अकॉर्डिंग टू कॉपर, ए जर्नल इज ए बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन्स इन ए फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर. मीन्स ये हमारी फर्स्ट बुक है जनरल. इसमें हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं इसी रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन्स को हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं एक सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स आइटम को या अकाउंट को एक सेपरेट हेड में वी हैव टू रिकॉर्ड हियर. जस्ट लाइक दैट कि व्हेन यू हैव टू केम हियर एंड यू हैव टू अटेंड योर क्लास in a commerce stream, so you have to attend the different lectures that is based upon the accountancy, business study, economics. So whatever be the important points you have to find out during the lecture in a day, you have to write down in your rough notebook,
and after that when you have to go back at your home, so according to the subject you have to filter it and you have to record in a separate place. This important point related to the accountancy, so you have to record it in the accounts notebook. The topic that is important and related to the economic, then you have to record from your rough notebook to the fair notebook of economics, so on. तो ठीक वैसे ही ये ट्रांजेक्शन्स जो कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र करते हैं इन द लेज़र, तो उसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है कि हम यहाँ पर कन्वीनियंट वे में रिकॉर्ड करें जिससे कि आगे हम लोग ईजी वे में काम कर सकें. द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल. प्रिसीजली इट इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री which means day book. Trader records his total daily transactions in it. When we have to say that total daily transaction, so that means transaction means here only the financial nature of transaction. It means कि अगर बिजनेस में किसी कस्टमर ने किसी गुड्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशंस आपसे क्वेरी किया, उन ट्रांजैक्शंस को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन फाइनेंशियल इन नेचर. या आपने अपने किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, इट इज़ नॉट द फाइनेंशियल इन नेचर. सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, that is known as journalizing. According to Professor Carter, the journal is originally used as a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or West book. The entries as they are copied are classified into debits and credits. रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस के अंदर असेट, लायबिलिटी और कैपिटल में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए जिन दो साइंस का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द डेबिट एंड क्रेडिट. सो एज टू फैसिलिटेट दैम बीइंग करेक्टली पोस्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर. So this is the meaning and definition of the word journal. Note section, I am explained here. The word journal is came from the word French word jour, and also the same thing in here the second point. So come on the third one. The process of recording transactions in the journal. जनरल बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. मीन्स एक ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व एक अकाउंट को अगर आप डेबिट करोगे तो दूसरा आपको क्रेडिट करना ही होगा. दैट मीन्स एक ही ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल डेबिट्स आर लिस्टेड फर्स्ट इन जर्नल एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. मीन्स किसी भी एक बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शंस में जो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, वन इज़ द डेबिट एंड सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट. सो आउट ऑफ दिस टू always you have to record the first debit aspect and after that you have to record the credit aspect. I hope so कि you have to understand here. Means किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दैट मीन्स जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे. फर्स्ट वन इज़ द डेबिट एस्पेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट एस्पेक्ट. सो ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड फर्स्ट the debit aspect, then after you have to record the second credit option. So it should be noted that
all debits are listed first in journal as per prescribed rules of debit and credit. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि all debit are listed first in journal मीन्स क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगे उन सारे ट्रांजेक्शन्स का वो एस्पेक्ट जो कि डेबिट्स होंगे उन सारे डेबिट्स को पहले रिकॉर्ड कर ले, देन हम आपके सारे क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरेशन्स हमेशा हमसे ज़्यादा एडवांस होती है तो मे भी चांसेस कि कुछ आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड अ सिंगल ट्रांजेक्शन केयरफुली, आइडेंटिफाई both the two aspects involved in the transaction, then firstly you have to go with the debit, then after you have to record the credit aspect। और इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सारे रूल्स के साथ साथ ट्रांजेक्शन्स के एनालिसिस को भी देखा था। सो आई होप सो यू हैव टू क्लियरली डू द सेम थिंग। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, उसी रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के ऊपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज़ बिलोंग फ्रॉम द डेबिट एंड विच वन इज़ बिलोंग फ्रॉम द क्रेडिट। बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ हम ये सीखेंगे कि उन डेबिट्स और क्रेडिट्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी जनरल के पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं। सो द वर्ड्स टू, बीइंग एंड फॉर आर customary used in journal entries and they have no meaning in generalizing the transactions. However, nowadays the practice to omit DR and to in the journal entry in developing means अभी जब आप जर्नल एंट्री करेंगे आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वहाँ पे बीइंग जब नरेशन स्टार्ट करते हैं या फॉर वर्ड का यूज़ करते हैं या किसी भी ट्रांजेक्शन्स के जो दो पार्ट होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट, तो क्रेडिट एस्पेक्ट के सामने हम लोग स्टार्ट टू वर्ड से करते हैं और डेबिट एस्पेक्ट के लास्ट में हम लोग वर्ड DR यूज़ करते हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं है जनरलाइजिंग में और यही रीज़न है कि अब डे टू डे धीरे धीरे प्रैक्टिस में इन सारे वर्ड्स को ओमिट किया जा रहा है। मीन्स इनको जनरलाइजिंग करते समय या अकाउंटिंग करते समय ध्यान नहीं दिया जाता है और इनको लिखने की बहुत बेसिक नीड्स भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज हियर, जनरल इज आल्सो नोन एज जनरल लिस्टिंग। जो वर्ड जनरल हम लोग यूज़ करते हैं इसी को एक और वर्ड जनरल लिस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट वन came here, then after we have to come on this point that is the format of general means वो फॉर्मेट जिसमें अब हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जो कि फाइनेंशियल नेचर का हो एंड मनी के फॉर्म में मेजरेबल हो रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज़ योर फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है जहाँ पे कि हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी देखेंगे, बट first of all you have to look at the format. So very first at the top you have to write down in the books of dash, that means the place, here you have to write down the name of the firm or the business means जिस बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस बिजनेस की इस बुक्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस बिजनेस के नेम को आप यहाँ पे राइट डाउन करो। आफ्टर दैट यू राइट डाउन हियर द जनरल एंट्री मीन्स ये कौन सी बुक है, तो ये जनरल है, हम जनरल में एंट्री कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन द जनरल। दिस फॉर्मेट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। वन इज द डेट, सेकेंड वन इज द पर्टिकुलर्स, थर्ड वन इज द LF, L is stand for ledger and F is stand for folio. So the full form of this LF is the ledger folio. Then the fourth one is the amount. Amount is further categorized into the 2 part, debit and credit. So that's why individually if you have to look at that, so the 1, 2, 3, 4 and 5 columns here in the format of general. Guys, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखे हैं जो कि बेस्ड थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो आपको याद होगा
कि हमने आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझाया था कि जब हम लोग जनरल्स या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो जनरल और ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट कॉलम है फर्दर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट. एंड in the other cases when we have to prepare the ledger, when we have to prepare the trading account, when we have to prepare the profit and loss account, so the account is divided into the 2 part and the left hand side is the debit and the right hand side is the credit. लेकिन ये 2 अकाउंट मीन्स जनरल में और ट्रायल बैलेंस में हमारा जनरल और ट्रायल बैलेंस 2 पार्ट में नहीं डिवाइड होता है, उसका अकाउंट कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है. अक्सर न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज क्रेडिट साइड. अगर यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो देन फर्स्ट यू हैव टू गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है. अगर आपने किसी भी एक टॉपिक को स्किप किया तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. सो लुक एट हियर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल. फर्स्ट वन इज द डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट, फर्दर कैटेगराइज इनटू द 2 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सो कम ऑन द एनालिसिस. The journal is subdivided into 5 columns. One is the date, second one is the particular, third one is the ledger folio, fourth one is the amount. Amount column is further categorized into the debit and the credit, and the last one is here, that is the narration. One by one I am explain all the things. So come on the first one, date. Date means this column. This is the first column of the journal. Journal का जो सबसे पहला column होता है that is the date column. It records the date of the transaction with its month and year. Okay, clearly it is mentioned here कि कोई भी transactions अगर होगा, if any transaction take places, so it will be take places only on a particular date. कभी भी वो होगा वो किसी न किसी एक डेट में होगा, और 1 to 30 या 31 ये ऐसे डेट एक साल में हर महीने मीन्स 12 मंथ, और 12 मंथ में एक बार ज़रूर आते हैं. तो जो ट्रांजैक्शंस हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम लोग उस डेट के साथ उस मंथ को, और उस मंथ के साथ उस ईयर को भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि किस डेट में कौन सा ट्रांजैक्शंस मीन्स फर्स्ट कौन था, सेकेंड कौन था, थर्ड कौन था. सो वो डेट जिस डेट पे ट्रांजैक्शंस हुए हैं मीन्स द ट्रांजैक्शन टेक प्लेसेस, दैट डेट इज़ रिकॉर्डेड हियर इन दिस कॉलम. हियर सबसे पहले इस कॉलम में हम लोग उस डेट को रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट पे कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है फाइनेंशियल नेचर का, और जिस फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे बिजनेस के असेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई चेंजेस होने जा रहे हैं. The second point is here, that is the particular column. Point number 2, particular column. This column is used for recording the details of the business transactions. अब इस कॉलम में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का डिटेल, मीन्स उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, जो कि हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के टॉपिक में कवर अप भी किया था कि हाउ कैन यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एंड देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हाउ कैन दैट अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. सो हियर इन द सेकेंड कॉलम, दैट इज द पर्टिकुलर कॉलम, वी जस्ट रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो देख लीजिए. We write the name of account to be debited and also write DR against the account. हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट में से डेबिट एस्पेक्ट को पहले रिकॉर्ड करेंगे, और उस डेबिट एस्पेक्ट के ठीक सामने एक वर्ड इंडिकेट करेंगे DR, जिससे कि आइडेंटिफाई हो कि दिस इज़ द डेबिट एस्पेक्ट. We write the name of account to be debited and also write DR
अगेंस्ट द अकाउंट। मीन्स अगर आपने अपने बुक्स में कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स देखे होंगे या अगर आप चेक करोगे तो आप देखना जिस भी अकाउंट के ठीक अगेंस्ट में डी और वर्ड मेंशन होगा दैट मीन्स कि वो अकाउंट डेबिटेड है। आफ्टर दैट आप अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू से चेक करना और फिर आप रियलाइज़ करोगे कि ये कैसे वर्क करता है। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन बिलो द अकाउंट टू बी डेबिटेड। जिस अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है उसके ठीक नीचे हम लोग क्रेडिट अकाउंट को मीन्स क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट पैरेलल रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, अप एंड डाउन। मीन्स फर्स्टली recorded the debit aspect and just below we have to record the credit aspect. At the against of debit aspect we have to use the word DR. Okay, the credit account stand after leaving certain space, after leaving certain space, and we do not write CR against this account. So look at here, I am just take example for you. Suppose that purchased furniture rupees 5,000. So what the account will be involved in this transaction? One is the furniture. And how can you have to purchase the furniture? The furniture is purchased with the help of cash. So the second thing is cash is involved here. फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये आगे हम लोग अकाउंट्स के बारे में डिटेलिंग करेंगे। सो लुक एट हियर, द टू अकाउंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन दैट इज फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, द ट्रेडिशनल अप्रोच, बोथ आर द asset, so that means both are related to the real account, and the rule for the real account is debit what comes in, credit what goes out. एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने देखा था सेम वही चीज़। तो देखिए परचेज फर्नीचर मीन्स फर्नीचर कम्स इन है, सो दैट्स वाई फर्नीचर इज डेबिट। सो हियर वी हैव टू इंडिकेट द वर्ड डेबिट, एंड कैश goes out, so according that this is credit, and we are write down the 2 for the word credit aspect, and against this credit aspect we are not use the word CR। यहाँ पे अब हमें CR या क्रेडिट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन्स में दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अगर हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि फर्नीचर डेबिट है, सो दैट मीन्स ऑलरेडी ये कंफर्म हो गया कि सेकेंड एस्पेक्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा, अब उसको वहाँ इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कब जब आप सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर कॉलम में अकाउंट के डिटेल को राइट डाउन करोगे, सो वी राइट डाउन द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड फर्स्ट, पहले जो आपका डेबिटेड अकाउंट होगा उसका नाम लिखना होगा, एंड ऑल्सो राइट DR अगेंस्ट द अकाउंट। तो इस अकाउंट के अगेंस्ट देखिए हम लोगों ने यहाँ पे DR राइट डाउन किया है। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन बिलो द अकाउंट टू बी डेबिटेड। जिस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे वो अकाउंट डेबिटेड किए गए अकाउंट के ठीक नीचे बिलो। तो देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट डेबिट किया उसके ठीक बिलो हम लोगों ने अपने क्रेडिटेड अकाउंट दैट मीन्स कैश अकाउंट को राइट डाउन किया। द क्रेडिट अकाउंट दैट मीन्स दिस वन, the credit account starts after leaving certain space. Look at here, I am start write the furniture from this place, but after that I am just leave the some space, and then after we have to write down start the credit. So the same thing, the credit account starts after leaving certain space, कुछ स्पेस छोड़ने के बाद, एंड वी डू नॉट राइट CR अगेंस्ट दिस अकाउंट। यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखना है, पहले आप डेबिट अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे, देन ठीक उसके बिलो क्रेडिट अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिट अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप स्टार्ट करोगे तो आप कुछ स्पेस छोड़ के देन यू हैव टू रिकॉर्ड,
और इसके अगेंस्ट आप क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म CR। लेकिन डेबिट रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म DR राइट डाउन करना है। आफ्टर द जनरल एंट्री नरेशन, दिस इज योर जनरल एंट्री, और इस जनरल एंट्री के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में इन ए ब्रैकेट राइट अ नरेशन, यहाँ पे आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है रिलेटेड टू दिस एंट्री दैट इज नोन एज द नरेशन ऑफ अ बिजनेस इज रिटेन जस्ट टू एक्सप्लेन द जनरल एंट्री, जो कि आपके इस जनरल एंट्री को एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पर जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं नरेशन, ये नरेशन क्या होता है अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो लास्ट पॉइंट इज हियर, नरेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड बीइंग, मीन्स जो भी आप यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करोगे, उस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के पहले जो वर्ड हम यूज़ करेंगे बीइंग के साथ करेंगे और फॉर के साथ करेंगे। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग, फॉर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग। थर्ड कॉलम इज हियर, दैट इज द लेजर फोलियो। थर्ड कॉलम इज द लेजर फोलियो, लुक इट हियर, the date, particular, and the third one is the laser folio. So come on the third point, that is the laser folio. Laser folio is the reference as regards the page number of laser where the account in the journal is being posted. Means जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन को वेरी फर्स्ट टाइम हमने अपने प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक और आल्सो नोन एज द जनरल रिकॉर्ड किया था, उस जनरल से जब ट्रांसफ़र किया जाएगा लेज़र में, तो जनरल से जिस ट्रांजैक्शन को या जिस अकाउंट को लेज़र के जिस पेज पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पेज नंबर हम यहाँ पे LF मीन्स लेजर फोलियो कॉलम में राइट डाउन करेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी हमें क्रॉस वेरीफाइड करना हो देन ईजिली हम वहाँ पे चले जाएँ। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके बुक्स के स्टार्टिंग में इंडेक्स का कॉलम होता है, यहाँ पे कंटेंट्स लिखे होते हैं और उसके सामने पेज नंबर लिखे होते हैं, जिससे कि ईज़िली उस कंटेंट के लिए आप उस पेज नंबर पे चले जाएंगे। तो वैसे ही लेज़र फोलियो मीन्स जनरल में वो नंबर जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये अकाउंट लेज़र फोलियो बुक के किस पेज पे ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट वन इज हियर द अमाउंट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। In this column, the amount of the account debited and credited is written. देखिए बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकता है जब वो फाइनेंशियल इन नेचर का हो, और फाइनेंशियल इन नेचर का मतलब भी यही होता है कि उसमें किसी न किसी वैल्यू में अमाउंट इन्वॉल्व हो। तो वो अमाउंट जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, इट विल बी रिकॉर्डेड हियर इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। सो गाइज, come on this one, the narration word, that's we have to leave here. So look it here, a brief description of the transaction is written below the credited account. Means जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन्स जो दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट के ठीक बिलो क्रेडिट और क्रेडिट के ठीक बिलो में जो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे, दैट इज द नरेशन। A brief description of the transaction is written below the credited account. This description prefixed with being or for is known as narration and is given in the bracket after writing these two types of account. So guys, I hope so you have to understand the meaning of journal and the definition of journal and the format of journal and their content with the explanation in this video lecture. In the next video lecture, we are going to explain some more point related to the journal, that is the features, advantages, limitations, etc. and etc. And after that, again we just take an analytical table, and with the help of the analytical table, in this time we not only identified how can the transaction, how can the accounts will be identified in a transaction, and also we have to explain how can you have to pass the journal entry with the help of the transactions.
So guys, this is our today's video lecture. Hope so you have to understand it. So thanks for watching this video lecture. Stay home, stay safe.